तो हेलो गाइस, हमारे चैनल लर्न विद मन पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं साउंड का न्यूमेरिकल्स। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे। और एनसीईआरटी का साउंड का न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जो कि चैप्टर एंड के एक्सरसाइज में दिया होता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही नहीं करूंगा, मैं थोड़े से आपको क्वेश्चन भी बता दूंगा। मतलब थोड़े सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे उन्हें भी मैं बता ही दूंगा। तो पहला, पर मैं सिर्फ बोलूंगा, लिखूंगा नहीं हर एक को। व्हाट इज साउंड एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड? साउंड क्या होता है और वो कैसे प्रोड्यूस होता है, वो कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड भी एक एनर्जी का फॉर्म है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। साउंड एक टाइप का एनर्जी है जो कि हम लोग के ईयर्स में आके हम लोग को मतलब सुनाई देता है, वो उसको कहते हैं साउंड। और साउंड वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होता है, मतलब साउंड वाइब्रेट करने से प्रोड्यूस होता है। तो आप मैं ऐसे आंसर को लिख सकते हैं कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स, ठीक। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces the sensation of hearing in our ears, and sound is produced by forcing an object to vibrate, and sound is produced by forcing an object to vibrate। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद, why is sound wave called a longitudinal wave? why is sound wave called a longitudinal wave? तो इसका आंसर आपका होगा, when sound waves travel in medium, when sound waves travel in medium, कोई भी मीडियम हो सकता है, ठीक, कोई भी मीडियम, the particles of the medium vibrate about their equilibrium position। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब जहां से स्टार्ट करता है, मान लो स्टार्टिंग पॉइंट, तो यही होगा उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स। मतलब अगर कोई कोई इंसान अगर यहाँ से साउंड को प्रोपोगेट कर रहा है, मतलब यहाँ से वाइब्रेट करते हुए जाएगा, तो वेव भी इधर 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 ही जाएगा। और ट्रांसवर्स क्या होता है, ट्रांसवर्स बोल रहे थे हम। ट्रांसवर्स क्या होता है, वो 90 डिग्री बना बना के जाता है, ठीक है। ये 90 डिग्री बना के जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। और साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव ही है, मैं ये भी आपको बता दूं, जबकि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं दूसरे नंबर के आंसर को, व्हेन साउंड वेव्स ट्रैवल इन मीडियम। जब साउंड वेव मीडियम में ट्रैवल होता है, व्हेन साउंड वेव्स ट्रैवल इन मीडियम, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम the particles of the medium vibrate about the equilibrium positions along the direction of the propagation of the waves, and this is called a longitudinal wave। मैं वापस से बताता हूँ। when sound waves travel in medium, when sound waves travel in medium, the particles of the medium vibrate. The particles of the medium vibrate about their equilibrium positions along the direction of the propagation of waves। तो इसके बाद तीसरा नंबर पे चलते हैं। Which characteristic of the sound helps us you to identify your friend by his voice while sitting with others in a dark room? वो कैरेक्टरिस्टिक बोला है। कैरेक्टरिस्टिक क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड याद है? कुछ 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 याद है, 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 याद है। टिम्बर और क्वालिटी ऑफ साउंड। टिम्बर होता है क्वालिटी ऑफ साउंड, ठीक। टिम्बर से आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि किस हर एक आदमी, हर एक का वॉइस अलग अलग होता है, हर एक आदमी का, हर एक बच्चे का वॉइस अलग अलग होता है। तो आप कैसे समझ पाओगे, आप कैसे समझ पाओगे कि जैसे कि आपको अभी समझ में आता है ना कि आपकी मम्मी का वॉइस क्या है और दूसरों की मम्मी का वॉइस क्या है। तो मान लो आपको अभी आपका एक दोस्त रमेश है, आपको उसका भी वॉइस समझ आ रहा है कि वो, और एक आपका दोस्त है नमन। तो दोनों का वॉइस अलग अलग होगा, दोनों का टिम्बर अलग अलग होगा। इसलिए आप समझ पा रहे हो कि कब कौन सा रमेश का आवाज़ और कौन सा नमन का आवाज़ है, अगर दोनों एक साथ बोला तो। समझे? और और भी है इस क्वेश्चन में। और देयर इज सम टाइम इंटरवल बिटवीन ऑब्जर्विंग अ फ्लैश, नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर है। फ्लैश एंड थंडर आर प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली, बट थंडर इज हर्ड अ फ्यू सेकेंड्स आफ्टर द फ्लैश इज सीन। वाई?
पता है क्यों? लाइट का जो स्पीड होता है ना, उसके मुकाबले साउंड का स्पीड कुछ भी नहीं है। ठीक, लाइट का जो स्पीड होता है ना, उसके मुकाबले साउंड का स्पीड क्या है? कुछ भी नहीं है। ठीक, तो इसलिए आपने जब देखी है कि जब बिजली कड़कती है ना, बिजली जब कड़कती है तो क्या बोलते हैं, आवाज थोड़ी देर बाद आता है। आवाज क्यों बाद में आता है? क्योंकि साउंड का स्पीड उतना ज्यादा नहीं होता। साउंड का स्पीड लाइट के जितना ज्यादा नहीं होता। ठीक, इसलिए तो अब आप इसको लिख सकते हैं कि थंडर इज हर्ड आफ्टर सम टाइम इंटरवल द फ्लैश, वापस से, थंडर इज हर्ड आफ्टर सम टाइम इंटरवल द फ्लैश इज सीन बिकॉज स्पीड ऑफ साउंड इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ लाइट से लेस है। मैं आशा करता हूँ कि आप ये सब लिख रहे होंगे या फिर मतलब नोट कर रहे होंगे। तो इसके बाद से हम लोग का न्यूमेरिकल चालू होता है। इसका मतलब हम लोग का बोर्ड का वर्क चालू होता है। तो चलो शुरू करते हैं। फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर। ठीक, a person has an hearing range of 20 hertz to 20 kilohertz. What are the typical wavelengths of sound waves in air corresponding to these two frequencies? Take the speed of sound in air as 344 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग को क्या कहा गया है कि आपका स्पीड ऑफ साउंड है 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब आपका फ्रीक्वेंसी क्या है? 344 मीटर पर सेकेंड। और हम लोग को क्या कहा गया है कि इन दोनों का अलग अलग निकालो, कि जब 20 हर्ट्स होगा तब उसका वेवलेंथ क्या होगा, और जब 20 किलो हर्ट्स होगा तब उसका वेवलेंथ क्या होगा। तो पहले 20 हर्ट्स वाले का निकालते हैं। 20 हर्ट्स वाले का कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बताओ? 20 हर्ट्स उसका क्या दिख रहा है आपको, बताओ? 20 हर्ट्स उसका क्या है? आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ये आपका होगा वो स्पीड ऑफ साउंड, इन स्पीड ऑफ साउंड हो जाएगा, वेव का स्पीड होगा। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली 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 सॉरी। ये आपका हो गया स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, ये आपका वेव का स्पीड हो जाएगा। और फिर आपका क्या होगा? मैं सोच ही रहा था मेरा कुछ ना कुछ गलती हो रहा है। आई एम रियली सॉरी फॉर माई दिस ब्लैंडर मिस्टेक, पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी तो समझा ही दे रहा हूँ, आप तो समझ ही गए होगा। आपको भी खुद भी गलती पकड़ना चाहिए। ठीक, तो आपका हो गया स्पीड ऑफ साउंड 344 मीटर पर सेकेंड। और आपका ये जो 20 हर्ट्स है ना, ये आपका हो जाता है फ्रीक्वेंसी, कि एक सेकंड में वो 20 हर्ट्स मतलब 20 बार वाइब्रेट कर रहा है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वी टाइप का होता है, वी टाइप का एक सिंबल है, देख लो। या फिर आपको ना ये वी और इसमें अंतर करने के लिए आप एक चोच बना दो, तोता का चोच बना दो। ठीक, तो आपका वही हो जाता है, इसी टाइप का सिंबल है। ठीक, तो अभी आपको क्या निकालना है? पहले वाले का लैम्डा, क्योंकि लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। मैं वापस से लिख दे रहा हूँ, लैम्डा होता है आपका वेव का लेंथ। ठीक, तो लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा क्या आपका यू बाई वी, नहीं यू बाई वी बोल रहा हूँ, कि आपका वेव स्पीड बाई आपका फ्रीक्वेंसी नहीं हो जाएगा। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए इन सिंबल्स। बार बार मैं वेव स्पीड फ्रीक्वेंसी इसीलिए तो कह रहा हूँ, ताकि आपको ये सब याद हो जाए। वेव स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो आपका ये क्या है? वेव स्पीड 344 मीटर का पर सेकेंड, 344 मीटर का पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय आपका क्या है? फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्स। 20 हर्ट्स, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, 20 हर्ट्स को क्या लिख सकते हैं आप? सेकेंड टू दी पावर -1, 20 सेकेंड टू दी पावर -1। ठीक, 20 हर्ट्स को 20 सेकेंड टू दी पावर -1 भी आप लिख ही सकते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेता हूँ, नहीं तो आपको दिखाई नहीं दे रहा था ना। ठीक है, ठीक है ना? तो ठीक है, इसके बाद क्या क्या कटेगा? 2 से 10 कट गया आपका, और ये आपका 100 गया आपका, 1 2 2 2 गया, 2 7 गया, 7 गया यहाँ पे, और 172 हो गया।
172 हो गया। अब ये किससे जाएगा, वापस से लेके जाओ। अब ये क्या हो जाएगा, 2 आपका हो जाएगा ये अभी 60 कर रहा हो यार, आई एम रियली सॉरी, 86। अब 86/5 कर देंगे तो क्या आ जाता है, ये भी चेक कर लेते हैं। 86/5 क्या आ जाता है आपका, आपका यहाँ पे जाता है 3 और 36, आपका 5 7 35 चले जाता है, यहाँ पे 1 चले जाता है, यहाँ पे 0 हो जाता है, और ये 17.2 मीटर आ जाता है। ठीक, क्योंकि सेकंड टू द पावर माइनस और सेकंड टू द पावर -1 कट जाता है आपका। तो ये आपका क्या आ जाता है बताइए, 17.2 मीटर पहले वाले का वेवलेंथ। अभी दूसरे वाले का भी चेक कर लेते हैं। दूसरे वाले का भी हम लोग पूरा अलग से लिखेंगे, ठीक है। तो आपके दूसरे वाले का वेव का स्पीड क्या है, दूसरे वाले का वेव का स्पीड क्या है आपका, 344 मीटर पर सेकेंड। दूसरे वाले का भी वेव का स्पीड आपका 344 मीटर पर सेकेंड ही है, इज इक्वल टू 344 मीटर पर सेकेंड। और दूसरे वाले का फ्रीक्वेंसी आपका अलग है, जो कि है 20 किलो हर्ट्स। इस पर ध्यान रखिए, दूसरे वाले का 20 किलो हर्ट्स है, किलो हर्ट्स। तो किलो क्या होता है, 1000। तो 20 × 1000 हर्ट्स, 20 × 1000 हर्ट्स इज इक्वल टू 20,000 हर्ट्स। ठीक है। यहीं पे अगर आप लोगों का अगर इस सब में अगर गलती हो रहा था, होना तो नहीं चाहिए, बट अगर फिर भी हो रहा था, तब आप यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे थे, जो किलो हर्ट्स था और 20,000 हर्ट्स हो जाएगा वो। तो आपको वापस से फॉर्मूला मैं दिखा देता हूँ। वेव का स्पीड इज इक्वल टू आपका वेव का लेंथ इंटू आपका फ्रीक्वेंसी। वेव स्पीड इज इक्वल टू वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो 344 इज इक्वल टू आपका वेव लेंथ इंटू 20,000। तो आपका लैम्डा यानी वेव का लेंथ इज इक्वल टू 344/20,000। अब आपका जो आता है वही आपका आंसर होगा। आप कैलकुलेट कर लेना, नहीं तो मैं कैलकुलेट अभी कर भी सकता हूँ, बट मैं कैलकुलेट कर नहीं रहा हूँ। इसका मेन रीज़न ये है ताकि आप भी इंगेज रहे। ठीक, तो आप लोग 345 और बाई 2000 कर 20,000 कर लेना, जो आपका आंसर आएगा वही होगा इसका भी आंसर। ठीक है, तो अभी 6th नंबर करते हैं। 2 चिल्ड्रन आर एट ऑपोजिट एंड्स ऑफ एन एल्यूमिनियम रॉड। ठीक है, एक एल्यूमिनियम का रॉड है और 2 चिल्ड्रन उसके ऑपोजिट एंड में खड़े हैं। वन स्ट्राइक्स द एंड ऑफ द रॉड विथ अ स्टोन। वन स्ट्राइक्स द एंड ऑफ द रॉड विथ अ स्टोन। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द साउंड वेव्स इन एयर and in the aluminium to reach the sound children. Speed of sound in aluminium is 6420 मीटर पर सेकेंड। लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ साउंड, एल्यूमिनियम ब्रैकेट में लिख देता हूँ, एल्यूमिनियम या ए एल जो कुछ भी बोले, ए एल सॉरी इसका पूरा सिंबल ए एल क्या हो जाता है आपका, क्या हो जाता है 6420 मीटर सेकेंड। ठीक है, 6420 मीटर सेकेंड। और एयर में क्या होता है, वही चीज़ आपका एयर में हो जाता है 346 मीटर पर सेकेंड। तो क्या करेंगे आप, तो क्या करेंगे आप, ज़रा सोचिए एक बार, आप भी सोचिए, मैं तो बता ही दूंगा। लूरा सोचिए, सोच लिए, मैं बता सकता हूँ क्या अब, मैं बाकी क्वेश्चंस भी चेक कर लेता हूँ। मान लो एल है आपका लेंथ ऑफ द रॉड, एल है आपका लेंथ ऑफ द रॉड, मैं स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा। ठीक, एल है आपका लेंथ ऑफ द रॉड, और टाइम टेकन तब क्या हो जाएगा आपका, टाइम टेकन, मान लो टाइम टेकन एक का T1 लेते हो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पे क्या आपको डिस्टेंस पता है, क्या आपको डिस्टेंस पता है, नहीं पता है, आपको डिस्टेंस क्या नहीं पता है, तो आप इसको लिख दीजिए एल बाई, और स्पीड क्या है, स्पीड तो आपको शायद से पता है, शायद से पता है, शायद से पता है वी आर। वी आर आपका क्या है, स्पीड इन एल्यूमिनियम। ठीक है, वी आर आपका क्या है, स्पीड इन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो स्पीड था। ठीक है, स्पीड इन एल्यूमिनियम। ठीक, मैं लिख देता हूँ,
वी आर को आप लेंगे स्पीड इन एल्यूमिनियम। मैं दिखाता हूँ इसका कैसे मैं इजीली निकालता हूँ, आप लोग खाली देखिए। आपको लग रहा होगा भाई मैं हार्ड कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, बहुत ईजी है। ठीक, ये T1 को ले लीजिए, टी आई लिख दिया हुआ है, सॉरी, T1 है आपका L बाई वी आर। ठीक, तो T2 आपका क्या हो जाएगा, L बाई ले लीजिए वी आर, लिए वी ए लिख देते हैं ना, वी ए लिख देते हैं। ठीक है, वी ए लिख देते हैं। स्पीड इन एयर, स्पीड इन एयर, स्पीड इन एयर। पता है मैं यहाँ पे वी आर क्यों लिखा हूँ, क्योंकि अगर एल्यूमिनियम कभी मैं ए ही लिख देता तब तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना, दोनों वी ए है, इसलिए मैं वी आर लिखा हूँ। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करेंगे कि T2/T1 कर देंगे तो क्या होगा, T2/T1 कर देंगे तो क्या होगा, L बाई वी ए बाई L बाई वी आर, यही होगा, यही होगा ना। हाँ यही होगा। तो क्या हो जाएगा, L बाई वी ए, ये ऊपर आपका गया इंटू वी आर बाई एल। ठीक, एल एल कट गया आपका, तो क्या आया, वी आर बाई वी ए। तो वी आर आपका क्या था, स्पीड इन एल्यूमिनियम। स्पीड इन एल्यूमिनियम आपका क्या दिया हुआ है, 6420। तो क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, 6420, 6420। और फिर वी ए आपका क्या है, स्पीड इन एयर। तो स्पीड इन एयर क्या दिया हुआ है, 346। तो क्या आ जाएगा, 346। अब इसके बाद आपका जो आंसर आएगा वही होगा आपका आंसर। आपको मैं वापस से कैलकुलेट करने का काम दूंगा, क्योंकि आपको इंगेज रखना है। आप इंगेज होंगे तभी पढ़ाई होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, इसका जो कोई भी आंसर आता है वही आपका आंसर बन जाएगा एट दी एंड। और आप लोग कैलकुलेट कर लेना, लिख लो नंबर को, कैलकुलेट कर लो या बाद में कर लेना। 6420/346, 6420/346 को कैलकुलेट कर लेना, है ना। तो इसके बाद हम लोग का आता है कौन सा नंबर, 7th नंबर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ अ साउंड इज 100 हर्ट्ज। हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट। देखो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना, पर सेकंड में कितना वाइब्रेट करता है। तो इसका क्या हुआ है, इसका कितना फ्रीक्वेंसी कहा है, 100 हर्ट्ज। तो 100 हर्ट्ज कितना सेकंड में वो वाइब्रेट कर रहा होगा, 100 हर्ट्ज कर रहा होगा 1 सेकंड में। 100 हर्ट्ज 1 सेकंड में कर रहा होगा, 100 हर्ट्ज 1 सेकंड में कर रहा होगा। ठीक है, तो वो 1 मिनट में कितना करेगा, यानी 60 सेकंड्स में। अब मैं वापस से आपको बता देता हूँ 100 हर्ट्ज से 1 सेकंड में वो क्यों कर रहा है, वो क्योंकि आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक एक मतलब कुछ भी ले लो, मतलब हम लोग का वोकल कॉर्ड ही ले लो या फिर कुछ भी ले लो, वोकल कॉर्ड, सॉरी वोकल कॉर्ड बोल रहा हूँ मैं, आई एम रियली सॉरी। हम लोग का ईयर ड्रम ले लो, ईयर ड्रम कितना जल्दी वाइब्रेट करता है ना, कितना जल्दी वाइब्रेट करता है आपका। तो वही है ना, वही है ना आपका, क्या है वही, वही क्या है अरे वही क्या है, वही तो 100 हर्ट्ज से 1 सेकंड में वाइब्रेट करता है। कितना वाइब्रेट 1 सेकंड में करता है, उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल को आप मारो गोली, आप खाली डेफिनेशन को समझो कि एक चीज कितना बार वाइब्रेट कर रहा है 1 सेकंड में, उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज दिया हुआ है, मतलब वो 100 हर्ट्ज 1 सेकंड में कर रहा है। तो 1 मिनट कितना होता है, 60 सेकंड होता है। तो 100 × 60 कर दो, 100 × 60 का हर्ट्स कर दो, क्योंकि हर्ट्स ही होता है फ्रीक्वेंसी का आपका सिंबल। तो 6000, 6000 हर्ट्स, 6000 हर्ट्स। ठीक है, 6000 हर्ट्स हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। ये इतना बार वाइब्रेट करेगा, हर्ट्स मत लिखना ठीक, क्योंकि वो वाइब्रेट पूछा है, मैं अभी देखा, हर्ट्स मत लिखना। तो चलिए 8 नंबर पे चलते हैं अब। दस साउंड फॉलो द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट डज, एक्सप्लेन। हाँ, वो वही सेम लॉज फॉलो करता है, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वही रूल ये भी फॉलो करता है, यस वही रूल फॉलो करता है। तो ठीक है, 9th नंबर पे अब चलते हैं। व्हेन अ साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जब एक साउंड रिफ्लेक्ट हुआ कोई एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, एंड इको इज प्रोड्यूस। इको क्या होता है, मतलब साउंड का मतलब आप बार बार आवाज सुन पाते हो, जैसे कि आप लोग कह सकते हो इको मतलब कोई भी चीज को बार बार सुन पा रहे हो। माउंटेन में अगर अभी कभी भी अगर आप जाओगे माउंटेन में,
तो आप अगर कुछ भी बोलोगे तो दूसरे माउंटेन से, अगर दूसरे फिर कोई भी ऑब्स्टेकल, माउंटेन ही छोड़ो, कोई भी अगर बड़ा ऑब्स्टेकल होगा और आपका 17.5 मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस होगा, तो वो वाइब्रेट करके आएगा, डबल ट्रिपल बार आपको वही आवाज़ सुनाई देगा। जैसे कि आपने नहीं कहा कभी भी, मान लो आपने कभी भी मूवीज़ में देखा होगा, अगर सच में लाइफ में नहीं देखा तो, रमेश आपने कहा, फिर आपको आवाज़ आया रमेश 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 रमेश। तो यही होता है आपका इको, और कुछ इको नहीं होता है। आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से इको समझ में आ गया होगा। देखो हम लोग क्वेश्चन के साथ यहाँ पे समझा भी दे रहे हैं, अब आपको और क्या ही चाहिए यार, एक वीडियो में क्वेश्चन के साथ समझा भी दे रहा हूँ, सब कुछ कर ही दे रहा हूँ, अब आपको कम से कम एक सब्सक्राइब तो मार ही देना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते वापस से। When a sound is reflected from a distant object, an echo is produced. Let the distance of the reflecting surface, let the distance of the reflecting surface and the source of sound production remains the same. ठीक ठीक ठीक। Do you hear echo on a hotter day? Echo sound on a hotter day. पहले हम लोग खाली फर्स्ट वाला करेंगे, फर्स्ट पार्ट करेंगे, डू यू हेयर इको साउंड ऑन अ हॉटर डे, मैं इसके बाद बताऊंगा। तो फर्स्ट वाले में तुम लोग मान लो डी है डिस्टेंस, वो डिस्टेंस तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस और सोर्स ऑफ साउंड में। ठीक। और आप मान लो आपका ये है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वी को मान लो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मान लो। ठीक। तो ही को कितने टाइम बाद हेयर होगा आपको, ई को कितने टाइम बाद हेयर होगा आपको, टाइम का पता ही है आपको, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या होगा, 2D होगा। क्यों होगा ये भी बताता हूँ। मान लो ये आपका यहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है साउंड का, ठीक, यहाँ से क्या हो रहा है आपका प्रोडक्शन, ठीक, और यहाँ पे आपका कोई ऑब्स्टेकल है, यहाँ पे क्या है आपका ऑब्स्टेकल है, आपका जा रहा है जा रहा है जा रहा है, वो यहाँ तक टकरा है, ये आपका डिस्टेंस मान लो पूरा। ठीक। फिर वो वापस आया 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 आया, ई को आपको हेयर हुआ, तो ये एक बार गया और एक बार आया, तो क्या होगा, 2D नहीं हो गया इसका, तो डिस्टेंस क्या हो गया, 2D नहीं हो जाएगा, 2D, और स्पीड तो हम लोग ने कह ही दिया v, तो टाइम क्या हो गया 2D/v। ठीक। टाइम का तो आपको समझ में आ गया। तो इसके बाद डू यू हेयर इको साउंड ऑन अ हॉटर डे। देखो एक हॉटर डे में साउंड का स्पीड इंक्रीज होते रहता है टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ साथ, तो इसलिए जो टाइम, द टाइम आफ्टर विच इको इज हर्ड डिक्रीज, क्या हो जाता है देखो, मतलब मानो कि आप इको सुन पा रहे हैं 2 सेकंड में, अब आप उसको सुन पाएंगे 1 सेकंड में। क्यों, क्यों, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका स्पीड ऑफ साउंड बढ़ चुका है, आपका स्पीड ऑफ साउंड बढ़ चुका है। तो इसलिए अगर आपको इको सुनना है तो आपका 0.1 सेकंड तो होना जरूरी है। 0.1 सेकंड इंपॉर्टेंट है, ये एक लॉ है, ये आपका क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस में आता है इको सुनने के लिए। तो 0.1 सेकंड से ज़्यादा अगर टाइम हुआ तभी आप सुन पाएंगे। डायरेक्ट है, मैं आपको उतना समझाया हूँ अलग से, है ना, जो शुरू में मैंने आपको समझाया वो अलग था। आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख के आ सकते हैं कि 0.1 सेकंड से ज़्यादा होगा तभी आपको सुनाई देगा एक हॉटर डे में, और कुछ नहीं। फिर कहा गया 10th नंबर, गिव टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव का 2 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कह रहा है जो कि रियल लाइफ में यूज होता है, हम लोग जो अप्लाई कर सकते हैं रियल लाइफ में रिफ्लेक्शन को। आपने मेगाफोन तो देखा ही होगा ना,
मेगाफोन देखा है कभी आपने? एक तो मेगाफोन में आ जाता है आपका बार बार रिफ्लेक्ट हो के आपको ज्यादा आवाज सुनाई देती है, और आपका एक हो जाता है हेयरिंग एड में। हेयरिंग एड में तो आप लोग दो एग्जांपल लिख सकते हैं, एक मेगाफोन और दूसरा हेयरिंग एड। मैं लिख दे रहा हूँ, मेगाफोन, मेगाफोन, दूसरा हेयरिंग एड। ठीक, मेगाफोन और हेयरिंग एड। तो इसके अगले क्वेश्चन में चलते हैं जो कि न्यूमेरिकल है, और आपको इस क्वेश्चन में ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि न्यूमेरिकल है। तो अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 500 मीटर हाई। तो आपका डिस्टेंस क्या हो गया? 500 मीटर हाई। और आपका यू क्या हो गया? 0, क्योंकि टावर वाला क्वेश्चन है, एंड टावर वाले क्वेश्चन में जब बॉल ऊपर रहा है तो बॉल शुरू इनिशियल में ही रहा है, यहाँ पे नहीं बोला गया है कि उसका इनिशियली उसको किसी स्पीड से फेंका जा रहा है, इसलिए उसका इनिशियल वेलोसिटी हम लोग 0 लिए। और कहा जा रहा है 500 मीटर हाई इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर एट द बेस ऑफ द टावर। बेस ऑफ द टावर में एक पॉन्ड है जिसमें फेंका गया है एक स्टोन को। when the splash when is the splash heard at the top? तो वो स्प्लैश कब हर्ड होगा? टॉप में। कहा गया हम लोग जी को यूज कर सकते हैं 10 मीटर सेकंड का स्क्वायर, और हम लोग स्पीड ऑफ साउंड यानी स्पीड ऑफ साउंड वेव को हम लोग यूज कर सकते हैं 340 मीटर पर सेकंड दिया गया है। तो आप लोगों को पहले टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक। और टाइम निकालने के बाद आप लोगों को करना पड़ेगा एस इज इक्वल टू यू टी का फॉर्मूला, मतलब वी टी का फॉर्मूला ना, न्यूटी का फॉर्मूला एक्चुअली होता है एस इज इक्वल टू न्यूटी। आप लोग बहुत लोग यूटी बोलते हैं, इसलिए मैं आपको यूटी समझाने के लिए कहा हूँ, ठीक। मतलब एस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इनटू आपको टाइम लेना पड़ेगा, ठीक। तो अभी आप क्या करेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे? याद आया, मोशन का एक फॉर्मूला था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये सब याद रखना ही पड़ेगा, ये आपका मतलब पूरा फिजिक्स बुक्स में कहीं ना कहीं हर एक चैप्टर में यूज हुआ ही है। न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में भी आपका यूज हुआ है, न्यूटन्स का लॉज में। फिर आपका ग्रेविटेशन में भी यूज हुआ है, फ्लोटेशन में भी यूज हुआ है, और अभी आपका साउंड में भी यूज हो रहा है। मतलब फ्लोटेशन मतलब ग्रेविटेशन का दूसरा पार्ट मैं कहना चाहता हूँ। वर्क एनर्जी एंड पावर में भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स में यूज आ ही जाता था, कि हर जगह पे आपको यूज होगा ना, तो इसको अच्छे से पढ़ना। तो एस तो 500 है, यू 0 है, तो 0 इंटू टी, टी लिखने का कोई मतलब नहीं है, हाफ इंटू ए को जी कर देते हैं, हाफ जी टी का स्क्वायर, हाफ इंटू 10, और टी, टी का स्क्वायर तो निकालना ही है, तो क्या, तो 500 इज इक्वल टू 5 टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 500/5, तो टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, टी इज इक्वल टू 10 का सेकेंड, ठीक। टी तो आ गया हम लोग का, टी तो आ गया ऐसे। अब हम लोग क्या क्या निकालना पड़ेगा, ये देखो, ये क्या टी हुआ है ना, ये आपका वो टी है जिसके बाद स्प्लैश हर्ड हुआ है, ठीक। जिसके बाद स्प्लैश हर्ड हुआ है, मतलब ये ऐसे हम लोग निकालने वाले हैं, वो क्वेश्चन में कहा गया है। तो ये क्या टाइम है? जो जाने में लगा, टॉप ऑफ द टावर से जाने में लगा, ठीक, नीचे तक। और अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, साउंड ऑफ स्प्लैश जो रिएक्ट कर रहे हैं टॉप ऑफ द टावर तक, तो वो कैसे निकालेंगे? इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम वाले हिसाब का, है ना। तो टाइम क्या होगा इस बार ये, और तो 500 आपका 340 चले जा रहा है, तो आपका क्या हो गया 50/34, 50/34 कितना हो रहा है, 34 50 गया आपका, 34 बन गया आपका, 16 गया आपका, 34 160 गया, 34 68 हो गया आपका, 68 के 68 126 133 136 146 136 160। हाँ, तो आपका हो गया आपका ये 5, ठीक। तो ये आपका 1.5 हो गया, मे बी 1.5 ही होना चाहिए, देख लेता हूँ, कैलकुलेशन गलत तो नहीं होती यार ऐसे मुझे ना, इतनी आसानी से गलत कैसे कर दूंगा? बताओ, बताओ, बताओ ना, बताओ ना, मुझे मुझे भी बताओ ना। हम्म, देख लेता हूँ ना,
10 गया आपका, 6 गया, 7 गया, 170 हो रहा है ना। नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, को लेना पड़ेगा 136 ही लेना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। 70 हो जा रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक गाइस, आई एम रियली सॉरी। 7 डाल देता, 7 नहीं से जा रहा होगा तो 1.47 है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि कितने देर में रिएक्ट किया, वो ये कह रहा है। मान लो ये टावर है, ये आपका पॉन्ड है, ठीक। टावर के ये स्टोन है, ये स्टोन नीचे फेंकने में हम लोग को लगा 10 सेकंड, साउंड को ऊपर रिएक्ट होने में लगा 1.47 सेकंड, तो टोटल क्या हो जाएगा 10 सेकंड प्लस 1.47 का सेकंड, तो क्या हो जाएगा 11.47 का सेकंड। यही होगा आपका आंसर, और कुछ आंसर नहीं होने वाला है, यही आपका आंसर होने वाला है। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था आपके लिए, लेकिन कोई दिक्कत का बात नहीं है, जब तक हम हैं तब तक सब इजी है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन में आप चलेंगे, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। थोड़ा खांसी है मेरे को, इसलिए आज थोड़ा गलती भी हो रहा है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा गलती आप लोग भी समझ जाइएगा। और मैं गलती करने के बाद सही कर भी दे रहा हूँ, इसलिए ऐसा मत समझिएगा कि हर बार मैं जान बूझ के गलती कर रहा हूँ, कभी कभार गलती हो भी जाती है ना। वैसे जानबूझ के कभी कभार गलती करता भी हूँ, देखने के लिए कि आप लोग इंगेज है या नहीं, पर अभी नहीं कर रहा। वापस से लिख देता हूँ ना, अच्छा नहीं लग रहा था। तो क्या हो जाता है आपका अब आपका क्या हो जाता है, साउंड वेव ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 399 मीटर पर सेकेंड। तो म्यू हो गया आपका 399 मीटर पर सेकेंड, और उसका वेवलेंथ क्या है, मतलब लैम्बडा हो गया आपका 1.5 मीटर। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, विल इट बी ऑडिबल। ऑडिबल हम लोग को क्या होता है, ह्यूमंस को ऑडिबल क्या होता है बताओ, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, मतलब 20,000 हर्ट्ज। तो आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक अगर आया तो ये आपका हेयरिंग भी होगा। तो अभी हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या होगा, न्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, और तो 399 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.5 इंटू आपका फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी होगा 399/1.5। ये हेयरिंग तो होगा ही मेरे को लग रहा है, फिर भी चेक कर लेता हूँ। एक सेकंड गाइस, ये 1.5 सेंटीमीटर है ना, तो 0.015 मीटर हो जाएगा, रियली सॉरी, इज इक्वल टू 0.015 इंटू यू। एक्चुअली मैं एक गलती जानबूझ के नहीं किया हो यार, मैं हर बार जानबूझ के गलतियाँ नहीं करता, मतलब ये इतना गलत मत समझिए। तो यह हो गया आपका 15, और यह हो गया 399,000 है ना। तो आपका क्या चले जाएगा, आपका पहले चले जाएगा 15 to 30 चले जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा, फिर आपका चले जाएगा 15 6 90 चले जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर आपका चले जाएगा फिर से 15 6 90 00 इज इक्वल टू आपका 26,600 हर्ट्ज। क्या लगता है हेयरिंग होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, उतना बार वाइब्रेट ही नहीं कर सकता हम लोग का ईयर ड्रम। 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक हेयरिंग रेंज होता है, हेयरिंग रेंज। और हम लोग का क्या है फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में 26,600, जो कि पॉसिबल नहीं है ह्यूमन ईयर के लिए, ठीक है। दूसरे बहुत सारे एनिमल्स भी है जो कि पॉसिबल बनाते हैं इन चीज़ों को, बट हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग को साउंड नहीं सुनाई देगा। इसके बाद कहा गया व्हाट इज रिवर्बरेशन, हाउ कैन इट बी रिड्यूस्ड। रिवर्बरेशन का मैं पहले डेफिनेशन दूंगा, फिर मैं समझाऊंगा आपको। द फेनोमेनन, ठीक है, द फेनोमेनन ऑफ प्रोलॉन्गेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड, द फेनोमेनन ऑफ प्रोलॉन्गेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स even after the source of sound stops producing sound is called reverberation। और रिवर्बरेशन को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, रिवर्बरेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय कवरिंग द रूफ्स एंड वॉल्स ऑफ अ हॉल बाय साउंड अब्सॉर्बिंग मटेरियल्स, ठीक है। देखो रिवर्बरेशन क्या होता है ना, आपका रिवर्बरेशन बाथरूम में होता है, इको नहीं होता। बहुत लोग रिवर्बरेशन और इको में ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, एंड मोस्टली बच्चे ही कंफ्यूज रहते हैं। तो रिवर्बरेशन क्या होता है कि आपको, ये देखो ऐसे होगा, मैं आपको रिवर्बरेशन और इको का पहले समझा रहा हूँ। अगर इको का पहले बताता हूँ, इको में आप रमेश बोलेंगे, रमेश 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 रमेश,
आपको पूरा सुनाई देगा हर बार, है ना, जितना भी बार वो रिफ्लेक्ट होगा आपको पूरा सुनाई देगा। और रिवर्बरेशन में ऐसा होगा, रमेश शी शी शी, ऐसे होगा, शी ऐसे आ जाएगा, एंड में आपका श शी शा शु शा आ शी शो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। आपका पर पूरा सुनाई नहीं देगा। ये होता है रिवर्बरेशन और इको का डिफरेंस। रिवर्बरेशन होता है एक्चुअल में मल्टीपल रिफ्लेक्शन साउंड का, जब आपका साउंड बंद हो जाता है, और वही आपको बाथरूम में देखने के लिए मिलता है, ना ही कि आपको इको मिलता है। क्या आपका इको 17-17 मीटर तक आपका बाथरूम है क्या? नहीं है ना, इसलिए नहीं भी मिलता है। और इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, पहले मैं आपको वापस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप लोग कभी थिएटर में देखें? थिएटर में तो बहुत लंबा भी होता है, आपका 17 मीटर तक चले भी जाएगा, और तब इको वहां पे क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा क्वेश्चन है। वहां पर रिवर्बरेशन होता है, वहां पर उतना बड़ा ऑब्स्टेकल नहीं रहता है, ठीक, उतना बड़ा ऑब्स्टेकल नहीं रहता है आपका, जिससे साउंड क्या हो, रिफ्लेक्ट हो, ठीक। वहां पे रिवर्बरेशन होता है। और रिवर्बरेशन तब आप लोग सोच रहे होगे, तब तो थिएटर में बार बार जब भी हम लोग मूवी देखने जाते हैं तब बार बार वो साउंड हम लोग को दोबारा क्यों नहीं सुनाई देता, जो पहले कहा जाता है? इसलिए नहीं सुनाई देता क्योंकि वहां पे देखेंगे कि बहुत सारे सोफे गद्दे लगाए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे गद्दे लगाए जाते हैं, और वो गद्दे आपका साउंड अब्जॉर्ब कर लेते हैं, साउंड अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके वजह से आपका क्या होता है, रिवर्बरेशन रिड्यूस हो जाता है, ठीक, समझे? तो अभी आपका हम लोग चलेंगे 14th नंबर पे, और आप लोग 15th नंबर खुद से कीजिएगा, क्योंकि मैं तब से इतना सारा आंसर करा रहा हूँ, कम से कम एक होमवर्क तो मैं दूंगा ही। तो 15th नंबर अपने से कीजिएगा। 14 नंबर कहता है, व्हाट इज द लाउडनेस ऑफ अ साउंड, व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड ऑन। मैं वापस से पहले आपको बताऊंगा आंसर और फिर समझाऊंगा। Loudness of a sound is a subjective quantity. Loudness of a sound is a subjective quantity which causes unpleasant effect in our ear. Unpleasant effect in our ear, ठीक। देखो, लाउडनेस क्या होता है ना, कि आप कितना जोर से बोल रहे हो या कितना धीरे। अनप्लेजेंट का मतलब कि लाउडनेस का मतलब ही ज्यादातर होता है इतना लाउड क्यों बोल रहे हो यार, इतना लाउड क्यों बोल रहे हो, बट यहाँ पे वो मतलब नहीं है। हमेशा आपको अनप्लेजेंट नहीं भी महसूस हो सकता है, बहुत बार लाउडनेस कम भी होती है, ठीक। तो लाउडनेस आपको समझ में आ गया कि आप कितने जोर से चिल्ला रहे हैं, कितने धीरे से बात कर रहे हैं। अब लाउडनेस किस चीज पे डिपेंड करता है? लाउडनेस डिपेंड करता है आपका एम्पलीट्यूड से, एम्पलीट्यूड से। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा लाउडनेस, ठीक है, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा लाउडनेस। अब चलते हैं हम लोग 16 नंबर पे, क्योंकि 15th नंबर है आपका होमवर्क। अ सोनार डिवाइस ऑन अ सबमरीन sends out a signal and receives an echo 5 seconds later, ठीक। A sonar device on a submarine sends out a signal and receives an echo 5 seconds later. Calculate the speed of sound in water if the distance of the object from the submarine is 3625 meter. Question is good. अच्छे से समझते हैं। देखो, आप इस क्वेश्चन में दो चीज कर सकते हैं। आपका टाइम क्या दिया है, 5 सेकंड के बाद इको हर्ड कर रहा है, ठीक 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 ठीक। तो वो क्या कह रहा है कि उस ऑब्जेक्ट से जहां से आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है साउंड, वहां से आपका सबमरीन, मान लो ये एक सबमरीन है, ठीक है, भले ही मैं ड्राइंग बहुत गंदा बनाया हूँ, बिकॉज अभी मैं टाइम नहीं ले रहा ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं ले रहा। मान लो ये एक सबमरीन है, यहाँ से वो साउंड मतलब सोनार से उसका रेडिएशन लेना चाहता है ना, तो ये पूरा 5 सेकंड में आ रहा है ना, ये इधर से इधर तक आ रहा है 5 सेकंड में। तो ये इसको जाने में 2.5 सेकंड लग रहा है, आने में 2.5 सेकंड लग रहा है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो टाइम हो जाता है आपका 2.5 सेकंड। और वो डिस्टेंस तो बता ही दिया है, इज इक्वल टू एस लिख सकते हैं डिस्टेंस को, 3625 मीटर। तो अब तो आपको पता ही है एस इज इक्वल टू वी डी, तो आप क्या कर दोगे, 3625 इज इक्वल टू वी इंटू 2.5। तो वी हो गया आपका 3625 डिवाइडेड बाई 2.5। तो अभी आप हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 25 125 आ जाएगा आपका, 1 चले जाएगा, 1 चले जाएगा, 112 आ जाएगा, 25 400 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 120 125 आ जाएगा, और आपका 25 5 125 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 1450 ठीक है, 1450। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा एक ज़ीरो और कैलकुलेट कर लिया था ना,
1450 मीटर सेकंड। ये तो एक टेक्निक हो गया। और अगर आप टाइम को अगर चेंज नहीं करना चाहिए, 2.5 सेकंड नहीं करना चाहिए, ठीक, तो आप डिस्टेंस को हाफ कर दो, 3625/2। चलो उससे भी ट्राई कर लेते हैं एक बार, 3625/2 से भी ट्राई कर लेते हैं। अब आप जब कह रहे हैं तब 3625 से भी ट्राई कर लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, 3625/2 इज इक्वल टू 5v, है ना। 3625/2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 5v। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं मेरे दोस्तों। देखो, आपको अब वापस से मैं कैलकुलेशन का काम दूंगा। ऐसे नहीं चलेगा यार, मैं हर बार आपको नहीं बता सकता, मैं हर बार आपको नहीं आंसर बता सकता, ठीक। तो इसलिए आप इसको खुद से कीजिएगा। मैं तो कर ही देता हूँ यार, मेरा भी मन यार इतना करता है ना। ये आपका जो भी आएगा आएगा, ये आपका जो कुछ भी आएगा आएगा। मैं नहीं करना चाहता पर मेरे को करने का अंदर से मन कर रहा है, पता है। सच बता रहा हूँ, मैं नहीं करना चाहता, फिर भी मेरे को ना अंदर से एक ना गूंज रहा है कि कर दो कर दो कर दो। बट आज नहीं, आज नहीं यार, आज नहीं। आज मैं नहीं फंसने वाला आपकी जाल में। तो ठीक है, आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ हम लोग आज खत्म करते हैं अपने वीडियो को। और अगर आपको कोई चीज समझ में ना आया हो तो जरूर से कमेंट कीजिए, एंड कमेंट तो कीजिए ही कीजिए, वह इंपॉर्टेंट है यार। उससे हम लोग को यार एक मोटिवेशन सा मिलता है ना। और अगर जल्दी अगर हम लोग को फॉलो करेंगे, और अगर आप लोग का अगर अच्छा खासा कुछ महीनों में फॉलोअर बढ़ जाता है, तो हम लोग नोट्स भी बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करेंगे, एंड यूजफुल नोट्स होगा। ऐसा मत समझिए कि फ्री नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो कुछ बेकारी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता, और हम लोग ऐसा कभी करते भी नहीं है। फ्री नोट्स होगा, बिल्कुल वैल्यूएबल होगा, और आप उसको पढ़ के एग्जाम के एक दिन पहले पूरा क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करता हूं मैं, और दूसरे किसी और वीडियो में मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। तो चलिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए भाई, किसी और नए वीडियो में मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तो चलिए भाई।